नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग को पता ही है कि नोटिफिकेशन नाबार्ड का आने वाला है। जी हाँ। और इसकी तैयारी जो है आप लोग अगर अभी नहीं करेंगे, यही सही समय है। अगर आज से ही आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर रहे हैं और एक स्ट्रेटेजी सही रहे, ज़्यादा जैसे कि ब्रह्मांड की चीज़ें ना पढ़ने लगें और दिक्कत फाइनली हो जाए, तो उससे बच के रहना पड़ेगा। और आप लोग टॉपर्स के जो पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम पे, उनसे भी सीख सकते हैं कि कैसे वो लोग एक सही ढंग से तैयारी किए हैं तब जाके निकला है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में आप लोग एकदम 30 मार्क खा बन जाएंगे। इसमें काफ़ी जो बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं वो भी इसको ट्राई करते हैं। तो इसलिए आप लोग को एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी अच्छे से करके ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है। क्योंकि प्री आपने निकाल लिया तो फिर मेंस में बहुत ज़्यादा इसका मेंस लगता है बहुत अच्छे से लिख के आए हैं, लेकिन मार्क्स जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे अगर ज़रा सा भी हो जाता है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है सिचुएशन। और इंटरव्यू में भी इस बार आप देखिएगा मार्क्स जो हैं वो 5 से लेके 40 तक की, और 40 के ऊपर भी वेराई कर रहा है, मतलब मिनिमम 5 भी मिल जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान पूर्वक ही इस पे चलना पड़ेगा नाबार्ड की। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ेंगे और आपका हो जाएगा। आपको इसको जगह जगह आपके चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी कुछ रहेगा। तो आज हम इसी चीज़ में देखेंगे कि कैसे हमें प्रोसीड करना है फाइनली। तो मैंने कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे नाबार्ड नोटिफिकेशन के बारे में डाला था, ये देख सकते हैं आप। ये जो है 22 मई पे डाला गया है मैसेज। तो अगर इसको मैं रुकिए जूम कर लूँ पहले, तो अगर नाबार्ड नोटिफिकेशन जो है जून जुलाई अगर जैसे कि आता है तो सितंबर आप मान के चलिए, सितंबर, और फिर एग्ज़ाम होगा, प्री होगा, फिर मेंस होगा। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जैसे मेंस अगर जैसे प्री होता है और मेंस के बीच में आपको काफ़ी कम टाइम मिलेगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मेंस आपने बाद में तैयारी किया, मतलब मेंस की आपने मेंस और प्री आपको कंबाइनली तैयारी करना पड़ेगा। और मेंस के लिए आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव जो है इंग्लिश का मेनली उस पर हाथ जमाना पड़ेगा। इसमें कई चीज़ होती हैं, टाइपिंग, दूसरा ग्रामर। मेन टाइपिंग अगर आप स्पीड बढ़ा लेते हैं फिर आप जम करिए, ऐसे लिखने आपको आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड कैसे करना है वो सब मैंने बताऊंगा इसी लेक्चर में, तो देखते रहिए, बने रहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नाबार्ड जो मेंस है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का, आपको यही समय है, इसी वक्त आपको तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसका फ्री प्लेटफॉर्म मैंने बनाया हुआ है, उसको अब भी आप ज़रूर विज़िट करें, जहाँ पे आपको स्टेप वाइज पता चल जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। जब एक बार आप, जैसे कि इसमें स्टेजेस हैं, आपको मैं क्लियर कर दूं पहले। आपने पहला क्या है, आपको टाइपिंग स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपकी हो सकती है शुरुआत में 16-17 ऐसे जाए, 35 से 40 के बीच में कर लीजिए, बेटर पोजीशन पर रहेंगे। 30 भी सही है, लेकिन 35 से 40 के बीच में कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जैसे टाइपिंग आपकी तेज़ हो गई, टाइपिंग सॉफ्टवेयर का लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर ये बात हो गई। फिर सेकंड स्टेप क्या है, अब स्टेप 2 पे आएंगे। टाइपिंग आपकी हो गई, अब आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे पे, प्रेसी राइटिंग पे, लेटर पे, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और इसका देखिए ये प्रैक्टिस पे, लेटर, प्रेसी और ऐसे ये सब जो भी है, आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तब जाके ये आएगा। चीज़ें ये इनकलकेट होगी, एक दिन में नहीं आ जाता। अगर आपने टाइपिंग स्पीड, जैसे आप जब टाइपिंग कर रहे हैं तो स्क्रीन पे देख के करेंगे, यहाँ पे लिखे आएगा, आप टाइपिंग करते जाएंगे, तो ये स्पीड आपकी क्या हुई, कॉपी करने वाली। लेकिन जब आप लिखना चालू करेंगे तो आपके मन में विचार आएगा कि लिखना क्या है। सपोज जैसे माइक्रो इरिगेशन पे आ गया, ठीक है, माइक्रो इरिगेशन का कैसे एग्रीकल्चर में बेनिफिट हो रहा है और
इसका क्या एडवांस लेवल हम ला सकते हैं, या फिर सपोज कि एक आया था अभी कुछ दिनों पहले ही, कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है और वाइट रिवॉल्यूशन, ये दो महत्वपूर्ण है। अब इसका एडवांसमेंट कैसे किया जाए कि जो प्रेजेंट की नीड है सस्टेनेबल भी रहे और प्रेजेंट की नीड भी पूरी होती रहे। तो इन सब पे सपोज कीजिए ऐसे आए, तो आपको आयाम देखना पड़ेगा कि लिखना कैसे है, और वही बात स्टार्ट होती है। सपोज कीजिए आपको 20 से 25 मिनट में अगर आप ऐसे लिख रहे हैं, तो इसी में आपको टाइम फ्रेमिंग भी करनी है 2 मिनट की। पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, फिर बॉडी में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कोई डाटा हुआ आपको पुट करना हुआ, जैसे कंक्लूजन में SDG गोल आप डाल सकते हैं, ठीक है, सस्टेनेबल फॉर ऑल, फार्मर का कैसे लाइवलीहुड, उस पर हम लोग विचार करें। ये सब जो चीज़ें हैं SDG गोल में अच्छे से बताई गई है। तो SDG जो गोल है आपको 1 से 17 तक अच्छे से याद हो जाना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, इसमें आपको जो फ्रेमिंग है यही इतने समय में, कम समय में करना है। इसी में आपको टाइपिंग भी करनी है, इसी में आखिरी में आपको प्रूफ रीडिंग भी करनी है, क्योंकि प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए, जैसे कि आप जब इंस्ट्रक्शन में सब कुछ दिया गया है, तो ग्रामरली पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको बगल में स्कोर दिया जाता है, ठीक है। अगर जिस दिन आपका स्कोर 60 के ऊपर जाने लगा पहली अटेम्प्ट में, मतलब आपने प्रूफ रीडिंग 20-20 मिनट में कर ली सब कुछ, उस दिन समझिए आपका अच्छा मिलेगा ऐसे में, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे अभी शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे 16, 17, 20 ऐसे धीरे धीरे चीज़ इंक्रीज होगी, और ये इंक्रीज करने में बहुत टाइम लगता है, मेरी बात मानिए। तो अभी से आपको ऐसे लेटर, ये सब तैयारी, ये सब पहले कर लेनी चाहिए, ना कि आप जब प्री का रिजल्ट आएगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो मेंस की तैयारी में उस समय आप क्या करेंगे, मेनली जो ESI सेक्शन है, ARD हो गया, तो ये सब जो कोर बॉडी चीज़ है ये सब करेंगे। तो आपको पहले से तैयार हो जाना चाहिए कि करना क्या है। इंग्लिश आपका पहले से तैयार होना चाहिए। अब ये नहीं है कि उस 1 महीने में आप लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दिए, उसी में स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो फिर वही बात आ जाएगी कि अब करत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो वही वाली चीज़ है। तो आपको पहले से ये सब तैयार करके रखना पड़ेगा, और इसलिए इंग्लिश आपको अभी से तैयार हो जानी चाहिए, आपकी अच्छे से कमांड हो जाना चाहिए, जिससे बाद में आपको दिक्कत ना आए। देन दूसरी बात है कि ये मैंने आपको बता दी 1 मंथ वाली बात। फिर हाँ, अब जो प्री है, प्री के देखिए कई आयाम है, QRE, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। ये आपके सिंपल से हो जाएंगे, आप इसको टेक्स्ट बुक से आप कर लीजिएगा, आपका आसानी से हो जाएगा। इसमें ज़्यादा यहाँ वहाँ भागने की ज़रूरत नहीं है। QRE हो गया। मेन आपका मैटर फंसता है कंप्यूटर का, ठीक, कंप्यूटर का फंसेगा, फिर आपका फंसेगा क्या बोलते हैं डिसीजन मेकिंग का, और फिर आता है जो अपना कोर जिससे रैंक डिसाइड होगी, वो 3 चीज़, ठीक है। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। पहले कंप्यूटर और डिसीजन मेकिंग, ये कहाँ से करना है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर अगर आप मेरी बात माने तो इसका क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे ही फ्री लेक्चर्स हैं, लेकिन इस लेक्चर को जैसे आप देख रहे हैं ना, तो लैपटॉप में आधी स्क्रीन कर लीजिए और इस स्क्रीन पे रखिए जो ऑलिव बोर्ड का जो कंप्यूटर का PDF आता है, फ्री में रहता है, अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वो रखिए। और यहाँ पे एक उसको मैं शेयर कर दूंगा। वैसे आप देखेंगे तो कंप्यूटर का फुल लेक्चर ऐसे यूट्यूब पे सर्च करना, कई लेक्चर खुल जाएंगे। तो मैंने देखा जो लेक्चर है ना, उसके जो नोट्स हैं, तो वो दरअसल ऑलिव बोर्ड वालों ने वहीं से कॉपी करके बनाया है। मतलब हो सकता है दोनों के सोर्स ही सेम हो, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वो शायद 2 या 3 लेक्चर है, 2-3 घंटे के, तो अगर आप उसको देख रहे हैं तो आधे स्क्रीन पे जैसे आपने स्टार्ट किया कंप्यूटर के जनरेशन कौन से हैं, तो बगल में PDF आप खोले रहिए और वहीं पे ऑन द स्पॉट नोट करते जाइए, या तो इसकी प्रिंट आउट निकलवा लें और
जो जैसे जैसे वीडियो चलता जा रहा है वैसे वैसे डिक्टेट जो अपना यहाँ पे पूरा करते जाना, कौन सा फर्स्ट है कौन सा थर्ड, ये जो लेक्चर है इसमें थोड़ा ट्रिक व्रिक भी बताया तो वो भी नोट डाउन करते जाना। ये मत करना कि आप लोग पहले लेक्चर देखने लगे और आपके हाथ में कुछ नहीं है, हाथ में मतलब कि जैसे कि पीडीएफ नहीं है या फिर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। आप लोग फिर से आखिरी में वापस से लेक्चर पे जाएंगे और फिर टाइम वेस्ट करेंगे। तो एक बार आप लेक्चर देखिए अच्छे से और उसी के साथ नोट करते जाइए। ये जो ऑलिव बोर्ड की कंप्यूटर की फ्री पीडीएफ है। तो ये चीज़ हो गई कंप्यूटर का। अब आते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के देखिए जो एड्यू टैप है, ठीक है, फेमस कोचिंग है, आप लोग जानते हैं, अच्छी कोचिंग है। तो एड्यू टैप हो गई और भी कई कोचिंग है, अड्डा भी करवाती है जहाँ तक है। तो ये लोग डिसीजन मेकिंग के इनके आप प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं जो अभी लास्ट ईयर वाले थे वो भी देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे से होलिस्टिक प्रिपेयर करवाता है। तो इसमें आपको अलग से कोई कोचिंग वोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आराम से हो जाएगा। यहाँ से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो क्यूआरई हो गया हमारा प्लस डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर, ये जो क्वालिफाइंग वाले हो गए। अब आते हैं जिससे आपकी रैंक डिसाइड होगी, तो उस पर आते हैं। रैंक देखिए आपकी जो जनरल अवेयरनेस प्लस आपका जो ईएसआई और एआरडी, तो इनके सोर्स क्या होने चाहिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस जो है एक आप लोग फ्री में जाइए डाउनलोड करिए क्रैक ग्रेड बी का मंथली करंट अफेयर बुक, ठीक है। ये कब से करनी, ये जैसे सपोज करो सितंबर, ठीक है, नोटिफिकेशन मतलब सितंबर में एग्ज़ाम है, सपोज करो 15, ठीक है, तो 15 सितंबर तक एग्ज़ाम है। तो आपको देखिए जो 13 सितंबर है ना, यहाँ तक तो आपको मतलब 1 से 13 तक तो क्रैक ग्रेड बी के मिलता नहीं है क्योंकि डे वाइज नहीं मिलेंगी। तो ये कहाँ से करेंगे, 1 से 13 सितंबर तक की आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पे, वो लोग पर डे देते हैं, टेक्स्ट बुक का फ्री में रहता है, वहाँ से आपको ये कवर कर लेना है, ठीक है। फिर बचा जो इसके पहले के 3 मंथ 1 2 3, ठीक है, तो कभी भी नोटिफिकेशन हो उस डेट से जो प्रीवियस 3 मंथ है उसके क्रैक ग्रेड बी के आपको कर लेना है अच्छे से कवर। अब इसको भी कवर करने का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग पूरी पीडीएफ पढ़ने बैठ गए, तो उसमें आपको कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम होगा और फेलियर फिर होगा, फिर अच्छा भी नहीं लगता, इतने पढ़ के गए इतना तैयारी की है फिर हुआ नहीं। तो इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि सपोज करिए मेरे पास जनवरी का अगस्त का, सपोज करिए अगस्त का मेरे पास है, ठीक, क्रैक ग्रेड बी का अगस्त का है। तो इसमें से कुछ सेक्टर्स हैं उसको आपको पहले प्रीफरेंस देना है। तो जैसे मैंने देखा है कि इसमें ना नाबार्ड में मैं देख रहा हूँ 2 या 3 साल से जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है वो नहीं पूछी जाती, ठीक, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। एक बार आप रीडिंग मार लेना, लेकिन जो स्टेट स्पेसिफिक है वो नहीं पूछ रहे। जो मेनली इंटरनेशनल और जो नेशनल न्यूज़ है, जो बड़ी न्यूज़ है, उसको पूछा जाता है। एक क्वेश्चन डिफेंस से हरदम रहता है। डिफेंस में कौन सा, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज नहीं पढ़नी है, सिर्फ बायलैटरल पढ़नी है, ठीक है। मल्टीलैटरल नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ बायलैटरल एक्सरसाइज, जैसे गरुड़ा हो गया, अभी चल रहा था शून्य मैत्री चल रहा था, ठीक है, शून्य मैत्री ये सब, तो ये सब ऐसे कहाँ पे हुई, इस टाइप का डिफेंस का एक क्वेश्चन रहता है। तो 1 मार्क्स तो यहाँ से क्लियर हो गया डिफेंस से ही, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है जनरल अवेयरनेस में, आपको अलग से एक चीज़ करनी पड़ेगी, क्या कि जितने ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन और उसका क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। रिपोर्ट्स, एक रिपोर्ट्स की लिस्ट आप लोग यूपीएससी से डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब जो भी कोचिंग है या फिर ऐसे भी रैंडम आपको मिल जाएगा, मैं भी सेंड कर दूंगा बाद में। तो उसका जो रिपोर्ट्स के कौन रिलीज़ क्या करता है, ठीक है। तो एसडीआई रिपोर्ट हो गई, ये कौन करता है, यूएनडीपी करता है, एमपीआई, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो हो गया कौन करता है, जीआईआई इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं तो ये कौन क्या करता है ये आपको याद होना चाहिए। 2 चीज़ यहाँ से, ये कंफर्म बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन इनमें से तो रहता ही है, एक डिफेंस से रहता है
एक नेशनल इंटरनेशनल से हो गए, 3-4 नंबर तो आपको यहीं कंफर्म हो गए। बाकी कुछ कॉमन सेंस से रहेगा आपका, वो हो जाएगा। और इनके जो बुक रहती है वो काफ़ी बढ़िया रहती है, आप उसको अच्छे से करिए। काफ़ी लोग टॉपर लोग जो रिकमेंड भी करते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे कि अगर मैं वो कर लूँ, क्या बोलते हैं, एक आता है अफेयर्स क्लाउड का, ठीक है, आपकी मर्ज़ी आपको करना है और कितना ज़्यादा पढ़ना है वो आप पे निर्भर करता है। अगर मैंने अफेयर्स क्लाउड नहीं देखा है अभी, जितने भी अटैम्प्ट दिए, 2 अटैम्प्ट दिए, दोनों में मैंने मेंस दिया है। तो और एक बार एग्रीकल्चर से दिया था, एक बार जनरल स्ट्रीम से दिया, तो दोनों बार मेरा मेंस के लिए अच्छा हुआ है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो फ़िलहाल ये सोर्स है इसको देखिए। अगर आपको अफेयर्स क्लाउड का भी देखना है तो उसके इनके यूट्यूब लेक्चर भी होते हैं जहाँ तक है फ्री में, तो वो देख सकते हैं और वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। पर्सन इन न्यूज़ ये सब पूछ लेते हैं, लेकिन जो स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ है वो नहीं पूछा जाता है जहाँ तक है। आप एक बार, हाँ, सबसे मेन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप हर, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक तो डिसीजन मेकिंग का, इसके आपको अच्छे से पूरा बना लेना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। फिर जनरल अवेयरनेस में भी किस टाइप से पूछा गया, कितने मंथ का पूछा गया, तो आप देखेंगे मेजॉरिटी जो मैंने बोला वही है, 3 मंथ वाला। और फिर जनरल अवेयरनेस हो गया। फिर आपका हो गया, क्या बोलते हैं, कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछा। कंप्यूटर में इस बार बहुत टफ पूछा था, तो आपको अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो वो लेक्चर से आपको नॉलेज हो जाएगी उतना काम भर का, ठीक है। और फिर आपको ESI में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ARD में। अब ESI की बात करें, ये कहाँ से होगा। ESI देखिए, एक या इसका तो वही एकमात्र सोर्स है PIB, ठीक। अब PIB कवर करवाने के लिए आपको मैं 2 कोचिंग रेफ़र करूँगा, दोनों में से आप जो समझ आया आपको वो करना, दोनों ही अच्छी हैं, ठीक है। एक है ज्ञान कोश की, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक है क्लैरिटी फॉर श्योर। तो जो क्लैरिटी फॉर श्योर है सही है, अच्छा है, या तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये अराउंड शायद 3000, इसमें मतलब आपको ARD भी मिल जाएगा, और इनका शायद इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव जो है वो अलग से चलता है, तो उसके लिए अलग आपको लगेगा, तो वो देख लीजिए। या तो ये ज्ञान कोश सर जो हैं ये भी बढ़िया करवा रहे हैं, इनका भी PIB मैंने देखा है, जो मंथली वाला है, अच्छा है। और ये शायद 499 में इनका पैक है कुछ, कि इतने मंथली का आपको दे दिया जाएगा। तो आपको ये 6 मंथ का तो ESI के लिए जो जो मंथली वाला है वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कौन कौन सी स्कीम है। प्लस एक तो ये चीज़ हो गई, ESI में आपको जो PIB की न्यूज़, प्लस बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये देखिए ये तो आ चुका है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोनों से। और तीसरी बात इसमें आपको देखनी पड़ेगी, ये तो बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, PIB हो गई, और इसमें जो एस्टिमेट्स आते हैं, लेटेस्ट एस्टिमेट मैं अपडेट कर दूंगा जब भी आएगा। तो जो भी एग्ज़ाम जैसे है कि मान लीजिए सितंबर में एग्ज़ाम है, तो अगर इसके 1 हफ्ते पहले भी कोई लेटेस्ट एस्टिमेट आया ना, 4th तो नहीं आएगा, जैसे 3rd एस्टिमेट्स आ गया क्रॉप प्रोडक्शन का, और 2nd आ गया हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का, तो कौन सा स्टेट क्या, ये फलान ढिम का जो चीज़ है ना वो आपको याद होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई अपनी ESI की, ठीक। तो ये क्लियर स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं ARD के। तो देखिए ARD का एक तो क्लैरिटी फॉर श्योर ये लोग भी करवाते हैं, ठीक। या तो आप लोग हमारा जो है ARD का वो कर लीजिए, उसमें कंप्लीट है, वो भी मैंने उसमें सारी समरी वमरी डाल चुकी है, तो आपको इसमें TNU के भी मिल जाएगा नोट्स, इसमें आपको क्या बोलते हैं कोचिंग के भी हैं, सब कुछ है, सब कुछ इंक्लूड है, हर चीज़ इंक्लूड है, होलिस्टिकली डेवलप किया मैंने, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी ARD। अगर आपको नहीं लेना कुछ, मतलब मन कर रहा है कि नहीं खुद से करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, खुद से भी आप कर सकते हैं। देखिए खुद से करने के लिए ना थोड़ा सा आपको सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा। पहले आप प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद कुछ देखेंगे कुछ टॉपिक रिपीट्स हो रहा है, तो उनको जैसे TNU सोर्स होना चाहिए आपका। सुंडा में भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्टेड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सुंडा आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, पूरी पढ़ेंगे तो उसके कॉस्ट बेनिफिट बहुत कम पड़ेगा। और जैसे कि
ARD में मैंने देखा है कि एनिमल हस्बेंड्री से, इरिगेशन से, ये सब चीज़ें काफ़ी फ्रीक्वेंट में पूछी जाती हैं। तो आपको कुछ सिलेक्टेड ही पढ़ना पड़ेगा, और इसमें सुंडा में हर चीज़ दी है ये भी नहीं है। तो TNU, सुंडा और कोई और अदर स्टैंडर्ड बुक अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। जो लोग AFO के हैं, AFO एस्पिरेंट्स, तो वो मेरे ख्याल से वो तो काफ़ी बेटर तरीके से हैंडल कर लेंगे ARD, लेकिन बाकी जिससे अदर स्ट्रीम है तो उन पे दिक्कत आने वाली है, तो वो भी कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी लाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ARD ये हो गया आपका। और मैंने प्री का तो सभी बता दिया सब कुछ। मेंस में अगर मैं डिस्कस करूं तो मेंस के लिए इंग्लिश, ESI देखिए, जो आप PIB पढ़े हैं ना, मंथली मैगजीन, वही काम आ जाएगा। ठीक है, जो स्कीम आपने अच्छे से तैयार किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितनी स्कीमें दी हैं उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, वो तैयार हो जाएगा। इंग्लिश का और जो ARD का, इसमें जो भी रहेगा, जैसे इंग्लिश में आपको ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव आप कर लेंगे। जो सब्जेक्टिव आएगा उसका बेंडिंग मोस्ट ऑफ द, जैसे मान लीजिए 90% तो एग्रीकल्चर रहता है, 80% मान लीजिए एग्रीकल्चर से बेंड उसी के टॉपिक रहेंगे, वो करने रहेगा। और तो वो आप फिर अगेन कहाँ से करेंगे ये, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश ऐसे के, और जब आप ARD पढ़ेंगे, चाहे जिस भी सोर्स से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, तो आप यहाँ पे डाटा भी पुट कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से अपना परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। बाकी जो 20% है, एक ना एक कोई क्वेश्चन जनरलाइज वे में रहेगा। मैं ये जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लिए बोल रहा हूँ। तो इस 20% वाले चीज़ में आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो मिलेंगी वो मिलेगी। जैसे कि इस बार आ गया था, लिबरलाइजेशन पे आ गया था, तो LPG रिफॉर्म, ठीक है, LPG रिफॉर्म हो गया, या फिर फेवरेट टॉपिक जैसे ग्लोबलाइजेशन। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन का हो सकता है फ्यूचर में ऐसा आ जाए कि ग्लोबलाइजेशन का वुमेन्स में क्या इफ़ेक्ट है, सोशल सेक्टर में क्या इफ़ेक्ट है, सोशल फैमिली में क्या इफ़ेक्ट है, या फिर रूरल सेक्टर में क्या हो रहा है। तो ये चीज़ हो सकती है, ऐसे आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, और आप लोग अच्छे से लिख भी लेंगे। जब मेंस आएगा तो एक मैं वीडियो पक्का बनाऊंगा जिसमें सारे आयाम मैं कवर करूंगा कि कैसे सही तरीके से लिखें। इस बार मेरे 40 मार्क्स मिले थे डिस्क्रिप्टिव में लगभग, और परफॉर्मेंस अच्छा था, ठीक था, और मैं कोशिश करूंगा इससे और अच्छा मिले। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन आप लोग को भरोसा रखिए, जो मैंने आपको देखी जो चीज़ बताई है ना, शॉर्ट में बताया। कोचिंग वालों का क्या है कि वो लोग बोल देंगे आपको 1 ईयर का करंट अफेयर करना है, तो आप अगर करने बैठेंगे तो कॉस्ट बेनिफिट आपको शुरुआत के 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 9 तक मान लीजिए, 9 महीने का पूरा जो पढ़ेंगे उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम मिलेगा। आखिरी के 3 मंथ आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो बेटर है कि आप स्मार्ट स्टडीज करें। 6+3, 6 मंथ फॉर ESI, 3 मंथ फॉर जनरल अवेयरनेस। उसमें भी क्या जनरल अवेयरनेस है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये बात थी, और ये चीज़ हो गई। अब आपका जो प्रैक्टिस आपको करनी है ये सब है बचा है। तो प्रैक्टिस से ना भागिए, प्रैक्टिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिना प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। तो अगर आपको जैसे कि नाबार्ड का लेना है तो मैंने यहाँ पे बता दे रहा हूँ। नाबार्ड जो मास्टर नोट्स है इसमें हर चीज़ कवर है। इसमें स्कीम नहीं है, स्कीम क्योंकि ESI का पार्ट होता है मेनली, और वो आपको PIB और करंट अफेयर से ही आपको पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और कुछ फ्लैक्स जो कुछ होता है कि फ्लैगशिप स्कीम होती हैं, जैसे कि जो चलती हैं 5-5, 6-6 साल के लिए, तो वो टारगेट बेस्ड के लिए होती हैं, जैसे फसल बीमा योजना हो गया, ये सब। तो वो सब आप गूगल करेंगे आपको आसानी से मिल जाएंगी चीज़ें। और नहीं तो जो भी कोचिंग के मटेरियल्स हैं उसमें अगर कभी भी PIB की न्यूज़ आती है, जो तो आ ही जाता है, तो उसका बैकग्राउंड भी देते हैं। तो ये हो गया। बाकी जो नाबार्ड मास्टर नोट्स है उसमें जो सिलेबस वाइज वो पूरे टॉपिक्स हैं वो दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपको AFO का, अच्छा AFO, हाँ, नाबार्ड में अगर जैसे कि नोटिफिकेशन आता है आपका, क्या बोलते हैं, 1 मिनट,
अगर नाबार्ड में एग्रीकल्चर का आती पोस्ट तो उसमें मेंस कैसे होता है, ये बात मैं बताना भूल गया, वो बता देता हूँ। तो मेंस में देखिए, इसमें जैसे कि इंग्लिश तो सेम रहेगी, लेकिन जो आपका एआरडी और वो जो जैसे इसमें अलग से था ना कि ऑब्जेक्टिव रहेगा और क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हो गया, बाकी जो सब्जेक्ट वाइज है, तो सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव में लास्ट ईयर जब मैंने दिया था तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक्स से क्वेश्चन थे। तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन थे और मेरे मार्क्स तो अच्छे खासे थे जेनेटिक्स से। तो लेकिन जेनेटिक्स में आपको लोग को जो अरुण कात्यान वॉल्यूम 2 है, तो वह उस लेवल तक आपको स्टडी करके जाना पड़ेगा। तो साफ बात है, आपको अगर ऐसा नहीं है कि हवा हवा ही रहेगा, क्वेश्चन अच्छे खासे रहते हैं, अच्छा खासा पैसे से रहता है बड़ा सा, और उसमें आपको अगर एलोप्लॉइडी के डिटेल्स में सब कुछ नहीं पता है तो आप वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। तो जेनेटिक्स से उस बार तो क्वेश्चन तो हो सकता है इस बार एग्रोनॉमी से आ जाए अगर पोस्ट आती है तो, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव का क्या है, वो आसानी से हो जाएगा, आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो। जैसे उस समय आया था, क्वेश्चन आया था कि केवीके क्या है, और केवीके के जो मतलब कि इसमें कुछ पूछा था, डायमेंशन पूछे थे कुछ स्पेसिफिक नाम से, तो उसमें आप वही क्या बोलते हैं वो सब बता सकते हैं, इनफॉर्मल है कि फॉर्मल है, और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो समझा सकते हैं। तो उस समय मैंने पढ़ा था तो काफ़ी अच्छे से लिख दिया था, अभी मुझे उतने एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा क्या क्या लिखा था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखिए करके जाना पड़ेगा अच्छे से। अगर एग्रीकल्चर से पोस्ट आ रही है तो केवी के, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें इसके लिए भी आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागने हैं। तो मैं एक एग्जैक्ट अच्छा सोर्स बताता हूँ, आप देखिए। जो सोर्स है वो आप एक रख लीजिए अपना, क्या बोलते हैं, अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 और 2 से आप जेनेटिक्स पढ़ लीजिएगा, 1 से आप एक्सटेंशन और जो स्कीम पार्ट नहीं दिया हुआ है, स्कीम जैसे कि स्वर्ण जयंती रोजगार, वो सब योजना और बाकी भी योजना है, NES है। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आ सकता है ऑब्जेक्टिव में और उसमें डिस्क्रिप्टिव में आ सकता है। ये मैं जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए नॉर्मली रहेगा, ये सिर्फ एग्रीकल्चर पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ। और ARD में आपको उसमें क्या बोलते हैं, एक अरुण कात्यान 1 वॉल्यूम में ये भी पढ़ना पड़ेगा, एक्सटेंशन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जेनेटिक्स पढ़नी पड़ेगी वॉल्यूम 2 से। और फिर आपका एक आता है कि अरे स्कीम हो गई, मतलब जो वॉल्यूम 2 में जो आखिरी में चीज़ें नहीं हैं, जिसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है और उसके जितने भी डिस्क्रिप्टिव वाली चीज़ें हैं जो आपको लगता है थ्योरेटिकल है, वो वाली सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना। सॉइल साइंस के कुल मिला के सॉइल साइंस के बाद वाले जितने चैप्टर हैं वो पढ़ के चाहिएगा। और सॉइल साइंस जो मेरे नोट्स हैं उसमें अरुण कात्यान और के सॉइल साइंस पूरी इंक्लूड है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो चैप्टर इसका 2 है अरुण कात्यान का, जिसमें वो थ्योरेटिकल व्यू दिया हुआ है, क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, पैटर्न क्या होता है, फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छे से आप लोग करके जाइए, ज़्यादा इसको लोड मत लीजिए कि एग्ज़ाम है, अरे नाबार्ड है, ये है। जॉब अच्छी है नो डाउट, लेकिन लोड ज़्यादा लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। कम लोड लो, आराम से रहो, मज़े करो, पढ़े रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।